नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि हम इस पूरे जो हमारा सेशन चल रहा है इस हफ्ते का, तो इसमें हम अपनी दूसरी जो हमारी बुक है भारत की खोज, उसका 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत ही ज्यादा लेंदी हमारा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम अपने भारत के अतीत की झांकी को देख रहे हैं। अपने भारत की अतीत में जो हमारी सभ्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से वो धीरे धीरे अपनी जो आंतरिक निरंतरता के साथ आगे बढ़ी और आज तक हमारे जीवन में बनी हुई है, उसको हम जान रहे हैं। और हमने हमारे देश में किस तरह से वेद, पुराण और इन सब चीजों की खोज हुई, कैसे हमें पता चला कि वेदों को मानने वाले लोग क्या विचार, किस तरह के विचार रखते थे और उपनिषदों का क्या यहाँ पर अर्थ बताया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भौतिकवादी से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत, या और भी जो हमारे देश के बारे में यहाँ पर बताई गई थी परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज किस तरह से आगे बढ़े थे, वो सारे टॉपिक जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किए थे उन्हें आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में टॉपिक डिस्कस किया था व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, और दूसरा हमारा टॉपिक था भौतिकवाद। तो हमने दोनों के बारे में पढ़ा कि व्यक्तिवादी जो दर्शन है उसके क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, और उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था भौतिकवाद। तो भौतिकवाद में हमने क्या पढ़ा कि जो हमने यहाँ पर जाना कि हमारा ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन इतिहास के बड़े हिस्से को खो दिया था। क्यों खो दिया था? क्योंकि इन ग्रंथों को उस समय में, आरंभ में जब लिखा गया था, लिखा जाता था, तो उस समय पर ये सारे ग्रंथ ताड़पत्रों और भोजपत्रों आदि पर लिखे जाते थे, और जिससे कि कागज पर लिखने का जो चलन था वो बहुत बाद में शुरू हुआ था, और जिससे कुछ जो काव्य थे, प्राचीन पुस्तकें थी, वो भारत में कहीं नहीं मिल पाई, यानी कि वो खो चुकी थी, वो नष्ट शायद हो चुकी थी, या गुम हो गई थी, या चुरा ली गई थी, या लूट ली गई थी। तो इस तरह इन काव्यों के, इन ग्रंथों के जो अनुवाद हैं वो चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में मिलते हैं। तो जो पुस्तकें खो गई थी उन सभी में भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य था, और भौतिकवादी जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इस तरह के लोग थे, यानी कि उनका जो दृष्टिकोण था कि वो अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, और उन तमाम बातों से जो कि हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती। भौतिकवादी लोग अक्सर जो अभी है, प्रत्यक्ष में हमारे सामने है, जो प्रेजेंट में हमारे सामने है, उस पर विश्वास करने वाले थे। वो किसी भी काल्पनिक चीज पर या काल्पनिक देवताओं की पूजा पर भी वो विश्वास नहीं करते थे, और वो कहते थे कि वास्तविक अस्तित्व जो है केवल विभिन्न रूपों में जो वर्तमान पदार्थ हैं, यानी कि जो अभी अलग अलग रूपों में बहुत सारे पदार्थ जो पाए जाते हैं, और इस संसार को ही वो सत्य मानते थे, यानी कि जो उनके सामने है। और वो कहते थे कि इसके अलावा न कोई संसार है, ना तो स्वर्ग है, ना नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। और दूसरा यहाँ पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि मन और बुद्धि तथा बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है, और जो भी नैतिक नियम यहाँ पर बनाए गए हैं वो सारे मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो रूढ़ियां हैं, केवल रूढ़ियां मात्र हैं। आज का हमारा टॉपिक है इस पार्ट का, जो कि आपको, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है पूरी भारत की खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा
अपने अहमदनगर के किले में जब वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें वो जब जेल गए थे, तो अहमदनगर के किले में जब वो अपना कारावास झेल रहे थे, उस समय 5 महीने की जो उनका कारावास था, उस समय ही उन्होंने ये बुक लिखी थी और इसमें उन्होंने पूरे भारत के इतिहास के बारे में, भारत की तलाश के बारे में कि किस तरह भारत की तलाश हुई, भारत में युगों का दौर किस तरह से चला और भारत की जो समस्याएं थी या भारत में जो तनाव उत्पन्न हुआ, ये सारी चीजें उन्होंने इस बुक के अंतर्गत आपको बताई हैं। और अभी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे देश में जो सबसे पहली सभ्यता थी, जो हमारे देश में जो सभ्यता का विकास हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से हमारे देश में की संस्कृति की जो निरंतरता है वो चली, और हमारे देश में बहुत सारे जो वेद थे, धर्म ग्रंथ थे, पुराण थे, प्राचीनतम अभिलेख थे और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो आज का टॉपिक हमारा है कि भारत के कुछ महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक क्या क्या है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा प्राचीन भारत था, उसके जो 2 महाकाव्य थे, भारत के 2 महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, को एक अपना रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे होंगे। यानी कि जो जो चीजें पता चलती गई, जो जो चीजें हमें पता चलती गई, वो सारी चीजें शायद इसमें जुड़ती गई होंगी। ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है। जो भी ग्रंथ हमारे यहाँ पर बताए गए हैं, उनमें भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है। जो भारतीय आर्य थे, उनका जो आरंभिक समय था, उनका जो प्रारंभिक समय था, किस तरह से वो हमारे देश में आए और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर शुरू किया, किस तरह से उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास यहाँ पर शुरू किया, तो वो सारी चीजों का वृतांत इन ग्रंथों में है। उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का जब वे विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, मुझे इनके अलावा किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। तो ये जो 2 पुस्तकें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, 2 महाकाव्य जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, रामायण और महाभारत, तो इस पर नेहरू जी कहते हैं कि ये जो 2 ग्रंथ थे, इनमें आर्यों का जो प्रारंभिक समय था, यानी कि युगों युगों की यहाँ पर बात बताई गई है। तो जब भगवान श्री राम, रामायण भगवान श्री राम पर लिखी गई है और जो महाभारत है वो पांडवों और कौरवों के युद्ध के बीच की एक पुस्तक है, उसके एक काव्य, महाकाव्य उस पर लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया कि जो ये ग्रंथ हैं, ये भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत बताते हैं कि उनकी विजयों, किस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त की और भारतीय और उस समय के गृह युद्धों, उस समय के जो गृह युद्ध उन्होंने आपस में किए, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे, गृह युद्ध करके अपना विस्तार करना, यानी कि अपने आप को उच्चतम साबित करना और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि मुझे इनके अलावा किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला। तो रामायण और महाभारत का आम जनता पर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा व्यापक ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर
आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। देखिए रामायण तो आपने वैसे भी देखिए, जब राम दशहरा आता है तो सभी उसको बिल्कुल जीवंत कर देते हैं। वो सारी चीजें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो युगों पूर्व हुई हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो प्राचीन समय की बात है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो भगवानों के समय की बात है। तो आज के समय में भी उसका जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा है लोगों पर कि वो ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले की बात नहीं होकर आज के समय की ही बात है, यानी कि कुछ टाइम पहले की ही ये बात है। तो ये दोनों ग्रंथ जो है भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से आपने टीवी पर भी जब आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो आपको ये सारी चीजें रियल लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल कुछ ये बहुत टाइम पहले की बात आपको लगती ही नहीं है। आपको पूरी कहानी ऐसे याद हो जाती है। आप क्लास 8 में हैं, आप जब क्लास 6 में होंगे तो आपकी जो हिंदी की सेकंड बुक है बाल राम कथा, तो इसमें भी आपको रामायण की पूरी कथा जो है वो पढ़ने को मिल जाती है। और जब आप 7th क्लास में आते हैं, इसमें आपकी जो दूसरी बुक है महाभारत, उसमें आपको पांडवों और कौरवों के जो बीच का युद्ध था, या उनके बीच के जो भी मतभेद थे, या उनके बीच की जो भी उनके जीवन का जो काम उनके जीवन में सारी चीजें हुई थी, वो सारा उसमें आपको पढ़ने को मिल जाता है। तो ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये भारतीय जीवन का अंग बन चुके हैं, यानी कि अब भारतीय जीवन में ये उसी तरह से शामिल हैं जिस तरह से बाकी चीजें उनके जीवन से जुड़ी हुई है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। अगर हमें अपनी सांस्कृतिक विकास के बारे में अगर सोचना है तो इन चीजों में हमें विभिन्न श्रेणियों के लिए, अलग अलग श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ बहुत सारी सामग्री उपलब्ध हो जाती है। अर्थात जो उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए, यानी कि सबके लिए हमें एक सांस्कृतिक विकास के लिए सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे और उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभावों पर छा गया और बराबर बना रहा। तो अगर हमें अपने देश की सांस्कृतिक विकास के लिए सोचना है तो यहाँ पर हमें हर जाति से जुड़े हुए, यानी कि उच्चतम बुद्धिजीवी से होकर लेकर साधारण मनुष्य से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए हमें यहाँ पर विकास की चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमें उस समय के लोगों के जो कुछ रहस्य हैं वो समझ में आते हैं कि कैसे उन्होंने विभिन्न रूप से विभाजित जो जात पात और ऊंच नीच में बटे जो समाज का बटा हुआ जो समाज था, उसे एक मत में उसे वो सुलझाते गए और उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर भेदभाव पर छा गया, यानी कि लोगों में एकता बनाए रखने का उस समय उन्होंने प्रयत्न किया था, जो आज की सांस्कृतिक विकास के लिए अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छी एक मिसाल बन सकती है। भारतीय पुराण कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। जो भारतीय पुराण कथाएं हैं या पुराण कथाएं हैं वो केवल महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक आकारों में उनके अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। और ये सारी चीजें अनेक रूप आकारों में सांस्कृतिक साहित्य में प्रकट होती रहती है। जैसे कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर ही की है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत के ये जो प्रसिद्ध महाकाव्य जो यहाँ पर हैं, ये केवल
पुराक कथाओं के रूप में ही सीमित नहीं है, बल्कि जो इनका इतिहास है वो वैदिक काल तक जाता है और ये अनेक रूपों में, आकारों में जो संस्कृत साहित्य जो है उसमें प्रकट होती है। जैसे कि बहुत सारे कवियों, नाटककार जो लोग होते हैं वो इनका पूरा लाभ उठाते हैं, यानी कि वो अपनी कथाओं को और अपनी सुंदर कल्पनाओं की रचना वो इन्हीं के आधार पर करते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं इन कथाओं को तो वो अपनी रचनाओं का आधार इन्हें बना लेते हैं, क्योंकि उस समय का जो वर्णन यहाँ पर किया गया है वो बहुत ही सुंदर और प्यारा वर्णन इन महाकाव्यों में किया गया है। तो इसके आधार पर आज के जो कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, वो अपनी कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर करते हैं। अधिकांश पुराण कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं, और जो अधिकांश पुराण कथाएं हैं, जो पुराक कथाएं हैं, जो पुरानी कथाएं हैं अधिकांश, वो प्रचलित वीर गाथात्मक है, यानी कि वो कहानियां वीर गाथात्मक, यानी किसी की वीरता की कहानी के बारे में, किसी की वीरता के बारे में बताने वाली हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन करने का उपदेश दिया जाता है। और जो ये वीर गाथात्मक कहानियां हैं, इनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन का पालन करने का उपदेश दिया जाता है। तो ये आपने दोनों जो महाकाव्य के बारे में सुना है, तो रामायण में क्या होता है? रामायण में वचन का पालन करने का उपदेश दिया जाता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रामचंद्र जी जो थे वो रघुकुल से थे, और रघुकुल की एक रीत थी कि वहां पर प्राण चले जाएं भले ही, लेकिन जो आपको एक बार वचन दे दिया गया है, जो आपको एक बार बात बोल दी गई है, फिर उससे पीछे नहीं हटा जाता था। तो पूरी रामायण जो है वो इसी बात पर बनी हुई है, इसी बात पर लिखी गई है कि जब रानी कैकई ने राजा दशरथ से 3 वचन मांगे थे, तो राजा दशरथ को वो तीनों वचन उनके निभाने पड़े थे। तो उन्होंने इस तरह के वचन मांग लिए थे, इस तरह के वरदान मांग लिए थे कि उन्हीं के कारण श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, और उसी पर पूरी रामायण लिखी गई है। तो आधी चीजें जो है उनमें सत्य पर अड़े रहने, जैसे युधिष्ठिर जो थे वो सत्य वक्ता थे, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते थे। आपने महाभारत काव्य में देखा होगा कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब एक बार महाभारत के युद्ध में गुरु जो द्रोणाचार्य थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और युद्ध बहुत ही खतरनाक चल रहा था, तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि आप इस तरह का से कहेंगे कि अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा को कोई नहीं मार सकता, और गुरु द्रोणाचार्य की जो शक्ति है वो उनका पुत्र अश्वत्थामा ही है। तो अगर अश्वत्थामा को कुछ हो जाता है तो द्रोणाचार्य जो है अपने आप पस्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप केवल इतना बोल दीजिए कि अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो। तो ऐसे ही, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, तो उन्होंने आज भी आधा झूठ और आधा सच कहा। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो, क्योंकि जंगल में एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया गया था, और उन्होंने द्रोणाचार्य को इस तरह से बताया कि ना तो उन्होंने झूठ कहा और ना ही उन्होंने सच कहा। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा जा चुका है, नरो वा कुंजरो, यानी कि ये नहीं पता कि वो नर है या कुंजर है। कुंजर यानी कि हाथी। तो यहाँ पर जो ये दोनों महाकाव्य हैं, इन पर जो भी हमारे पुराण कथाएं हैं, जो भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो भी हमारे महाकाव्य हैं, उनमें बताया गया है, उनमें ज्यादातर सत्य पर अड़े रहने, यानी कि जिस तरह से युधिष्ठिर जो है वो सत्य पर अड़े रहे थे, सत्य पर अड़े रहने और वचन का पालन करने का उपदेश दिया गया है। तो इसी तरह आप दोनों में देख सकते हैं ये सारी चीजें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो देखिए दोनों का परिणाम बहुत ही ज्यादा घातक हुआ, क्योंकि फिर गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया गया वहां पर युद्ध में, और यहाँ पर
भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। तो वचन पर अड़े रहने और सत्य वचन के का पालन करने और सत्य पर अड़े रहने का उपदेश ये महाकाव्य हमें देते हैं। और साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोक हित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी जाती है। और इन महाकाव्यों में हमें साथ ही जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर और मरणोपरांत या चाहे मरने के बाद भी वफादारी, साहस और लोक हित के लिए सदाचार, बलिदान की शिक्षा हमें दी जाती है। कभी भी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि अलग नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, पूर्णतः काल्पनिक है, अन्यथा यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें जो तथ्य और कल्पनाएं हैं वो आपस में इस प्रकार गुंधे हुए रहते हैं, इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। और यह सम्मिश्रण, और ये जो सम्मिश्रण है सत्य और ये सम्मिश्रण जो है यहाँ पर तथ्य और कल्पना का, कि जो सत्य है और कल्पना जो है उसका जो सम्मिश्रण है वो काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ था, पर ऐसी बात की सूचना देता है कि जिसके घटित होने पर लोग विश्वास कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में ना तो रामायण के समय में कोई उपलब्ध था, ना ही महाभारत के समय में उपलब्ध था कि जो आज से उस समय पर अवेलेबल हो और वो सारी चीजें उसने देखकर लिख दी हो। तो कुछ चीजें तथ्य है, कुछ चीजें काल्पनिक है। तो इन सब चीजों का ये मिक्सचर ऐसे तैयार किया गया है कि ये एक काल्पनिक इतिहास का रूप इसने ग्रहण कर लिया है। और भले ही ये हमें ऐसा न बता सके कि निश्चित रूप से क्या हुआ था, सच में क्या हुआ था, रियल में क्या घटित हुआ था, लेकिन ऐसी बात की सूचना जरूर दे देता है कि जिससे लोगों को इस बात के घटित होने का विश्वास हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ होगा और ऐसे से ऐसा हुआ होगा, और सारे लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी की एक सरसता और कुल रूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। और ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक हो, जीवन में हमेशा इनकी जो स्थिति है वो जीवंत तत्वों की तरह ऐसा लगता है कि हाँ, हनुमान जी हैं, भगवान राम जी थे, उन्होंने वो वनवास गए और ये सारी चीजें हुई। तो ये हमारी, जब हम इन चीजों को सुनते हैं, जानते हैं, विश्वास इन पर कर लेते हैं, तो ये इनकी स्थिति हमारे जीवन में किसी जीवंत तत्वों की जीवित है, ये तत्व जीवंत है की तरह हो जाती है। और जिससे क्या होता है, उन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्र की ओर ले जाती है, जो लोगों को उनकी जिंदगी की एक रास्ता से और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों में ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। जैसे यूनान में नहीं थे, चीन में नहीं थे, अरब देश में नहीं थे, इसी तरह प्राचीन काल में भारत में भी इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गुड़-मुड़ हो जाती है और बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। तो अभी भी जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो जो भारत का जो एक इतिहास है उसकी भूल भुलैया में उसके जो सूत्र हैं कि किस तरह से कैसे हम इसको सुलझा सकें, तो उन सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कलहण की
राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। कल्हड़ की राजतरंगिणी नामक जो एकमात्र जो है वो प्राचीन ग्रंथ है। इसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है और जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के काल्पित इतिहास और कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों और कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों, सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रहालय से सहायता लेनी पड़ती है। अगर हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो हमें बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ समकालीन अभिलेखों यानी कि जो समकालीन कुछ जो पहले भारत की में सभ्यता की जो ये खुदाई हुई इसके दौरान मिले हुए समकालीन अभिलेख जो है, कुछ समय पहले के जो अभिलेख हैं, शिलालेख जो है यानी कि पत्थरों पर लिखी गई चीजें जो है, कलाकृति यानी कि पत्थरों पर बनाई गई अलग अलग कलाकृतियां जो हैं, और इमारतों के अवशेष, जो पुरानी इमारतों के अवशेष मिलते हैं, और सिक्के जो पुराने जमाने के खुदाई के दौरान यानी कि विभिन्न सभ्यताओं की खुदाई के दौरान जो पुराने प्राचीन समय के कुछ सिक्के और जो सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह हैं, इनसे हमें सहायता लेनी पड़ती है अपने भारत के कल्पित इतिहास को जानने के लिए, जिसकी हमने कल्पना की है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है। तो हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यात्री आए और जिन्होंने भारत की यात्रा की, तो उनकी जो सफरनामे हैं, उन्होंने अपनी यात्राओं का वृतांत जो लिखा हुआ है या यात्रा का वर्णन जो उन्होंने किया है, आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में भी आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा कि भारत में बहुत सारे यात्री आए थे जिन्होंने हमारे देश की यात्रा की और भारत के बारे में लिखा, भारत के इतिहास के बारे में बताया है। तो उनके सफरनामों से भी हमें सहायता मिलती है। और विशेष रूप से कुछ जो यूनानी और चीनी जो नागरिक आए थे, आपने चीनी नागरिक के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो जब हमारे देश में वो हमारे देश की यात्रा करने के लिए आए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे देश के बारे में लिखी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि विशेष रूप से जो यूनानी आए और चीनी जो यात्री आए और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरण यानी कि अरब देश से भी कुछ यात्री हमारे देश में आए, उनके विवरण से हमें अपने देश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था महाकाव्य, इतिहास, परंपरा एवं मिथक। तो किस तरह के हमारे महाकाव्य रहे और किस तरह की परंपराओं का हमने पालन किया, किस तरह का हमारा इतिहास रहा और किस तरह के उसमें कुछ मिथक रहे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।